नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बाल विकास और शिक्षण शास्त्र का इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। पहले क्लास में हमने देखा था, है ना, उससे हम आगे ने देखेंगे। आज के इस वीडियो में वृद्धि और विकास कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में पूरा का पूरा जो है कवर कर सकें। ठीक है, ये जो क्लास है आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आप सीजी टेट की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें अगर बाल विकास आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है और स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है। अगर आपने बाल विकास सीडीपी को अगर अच्छे से समझ लिया तो आपका जो और अदर सब्जेक्ट है उसमें भी ये बहुत सारी चीज़ें जो है हेल्प करता है। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा होने वाला है वृद्धि। ठीक है, आसान शब्दों में समझेंगे और कोशिश करेंगे कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक को, और इस वीडियो में जितना भी टॉपिक है आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो वृद्धि को जानेंगे। तो वृद्धि क्या होता है, देखिएगा। वृद्धि मतलब कि जैसे वृद्धि क्या होता है, हमारे शरीर का लंबाई बढ़ना, उसका वजन बढ़ना, है ना, ये सारी चीज़ें क्या है कि वृद्धि कहलाता है। शरीर की लंबाई, वजन, ऊंचाई का बढ़ना क्या कहलाता है, वृद्धि कहलाता है। और विकास को देखेंगे तो विकास क्या है, विकास गर्भ से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत चलने वाली क्या होती है कि प्रक्रिया होता है। अब इसमें हम दोनों में अंतर समझने का कोशिश करेंगे। वृद्धि और विकास में, ठीक है ना, तो वृद्धि को देखेंगे तो वृद्धि क्या होता है, इसका जो क्षेत्र होता है सीमित होता है, और विकास का क्षेत्र जो होता है विस्तृत होता है ना। विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है क्या, वृद्धि, और विकास अपने आप में ही क्या है, एक बृहद प्रक्रिया है। वृद्धि क्या है, विकास का एक मात्र भाग है ना। वृद्धि की क्रिया सीमित समय तक चलती है फिर रुक जाती है, लेकिन जो विकास होता है ये सतत चलने वाली प्रक्रिया होता है, जीवन पर्यंत चलता रहता है। इसका भौतिक परिमाण दर्शाता है और यह व्यवहारिक परिमाण को दर्शाता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे बाल विकास का जो है सिद्धांत, तो निरंतरता का सिद्धांत देखेंगे। विकास निरंतरता चलने वाली प्रक्रिया अर्थात कभी न रुकने वाली क्या होता है, प्रक्रिया होता है। माँ के गर्भ से प्रारंभ होकर मृत्यु प्रांत तक चलता है। और अगला देखेंगे विकास सामान्य से विशेष की ओर जो है चलता है। सामान्य चीज़ें सीखने के बाद ही बच्चा जो है विशिष्ट चीज़ों को वह सीखता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे तो बालक का शुरू में हाथ पांव को आगे बढ़ाता है तथा बाद में दौड़ने लगता है। ठीक है, परस्पर संबंध का सिद्धांत, विकास के सभी आयाम पहलू एक दूसरे को क्या है कि प्रभावित करते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे यदि शारीरिक विकास रुकेगा तो मानसिक विकास भी उसका जो है रुकेगा। ठीक है, विकास की दिशा का सिद्धांत देखेंगे तो विकास एक निश्चित दिशा में चलता है। ठीक है ना, बच्चा पहले सिर पर नियंत्रण रखना सीखता है, उसके बाद अपने हाथ पैर में कंट्रोल करना सीखता है। विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। बालक का वर्तमान विकास की गति को देखकर बालक की जो विकास की हम क्या भविष्यवाणी कर सकते हैं। ठीक है, वृद्धि और विकास की जो दर है एक समान नहीं रहती है। कभी क्या शिशु अवस्था में शारीरिक जो है वृद्धि तीव्र होती है तथा बाल्यावस्था में मंद पड़ जाता है तथा पुनः किशोर अवस्था में तेज हो जाता है। मतलब इस टाइप से ग्राफ में ये चलता है, कभी कम कभी ज़्यादा कभी कम, ऐसे चलता है। ठीक है ना, अब अगला देखेंगे एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, तो इसको हिंदी में बोला जाता है राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005। अब इसमें देखिएगा पहला एनसीएफ जो आया था तो आपको याद रखना है 1975 में, दूसरा एनसीएफ आया था 1988 में, तीसरा एनसीएफ आया था जो 2000 में है, और चौथा एनसीएफ 2005 में आया है। इसके बाद से एनसीएफ अभी तक नहीं आया है। ठीक है ना, तो हम इसी को अभी 2005 को स्टडी करते हैं। ठीक है, अब देखेंगे एनसीएफ 2005 का, तो राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 का उद्धरण रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता एवं प्रकृति से हुआ है, जिसमें उन्होंने बताया है कि सृजनात्मकता, उदार आनंद बचपन की कुंजी है। ठीक है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, अब एनसीएफ 2005 के जो निर्देश हैं इसको ध्यान में रखेंगे। तो ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना पहला। दूसरा देखेंगे परीक्षा को अपेक्षाकृत लचीला बनाना तथा कक्षा की गतिविधियों को है जोड़ना। पढ़ाई जो है रटने की जो प्रणाली ना होकर बल्कि समझ पर आधारित होनी चाहिए, इस पर जोर देता है। ऐसी अधिभावी का पहचान का विकास जिसमें प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं सम्मिलित हो। ठीक है ना, अगला देखेंगे बालकों का सर्वांगीण विकास हो, ऐसी पाठ्य चर्चा का निर्माण किया जाना
है। ठीक है, अब एनसीएफ 2005 के अन्य बिंदु को भी ध्यान में रखेंगे। तो शिक्षा बिना बोझ का होना चाहिए। एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बच्चे जो है विचार की अंतर्दृष्टि तथा साधनाओं को पहचान में क्या करता है, उसका सहायता करता है। ठीक है, आगे देखेंगे। एनसीएफ 2005 के अनुसार इसमें पाठ्य चर्चा का अर्थ विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करता है। एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक का जो है भूमिका एक किस्में है तो सुविधादाता के रूप में होता है, याद रखना है आपको। एनसीएफ 2005 के अनुसार लिखना एक ज्ञान का निर्माण है। अगला है एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित जो है शिक्षण, गणित पढ़ना है ना, तार्किक ढंग से सोच कर पाए, है ना, अमूर्त चिंतन का निर्माण कर पाए, है ना, संचलित करने की योग्यता का क्या है, विकास हो सके। अगला देखेंगे कि सशक्त एवं व्यापक मूल्यांकन 2009 है ना, CCE 2009। इसको समझते हैं। पहले सी का मतलब होता है सतत, कंटिन्यूअस, है ना। तो यह सतत या निरंतरता का अर्थ इस बात पर बल देता है कि छात्रों की वृद्धि और अभिवृद्धि पक्षों पर मूल्यांकन एक बार के कार्यक्रम के बजाय वह निरंतर प्रक्रिया है जिससे संपूर्ण अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में निर्मित किया गया तथा दूसरे शैक्षणिक सत्र में फैली हुई है। ठीक है, अध्यापन अधिगम जो है प्रक्रिया, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, इसको देखेंगे। तो व्यापक का क्या मतलब होता है, कॉम्प्रिहेंसिव। तो व्यापक के अंतर्गत शैक्षिक और शैक्षिक दोनों गतिविधियां आती हैं, है ना। शैक्षिक अशैक्षिक मतलब कि जो शैक्षिक है जो स्कूल से संबंधित है, और शैक्षिक मतलब स्कूल से बाहर से संबंधित है। ठीक ना, आगे देखेंगे। शैक्षिक जो है स्कूल की विषय संबंधित शैक्षिक गतिविधियां, और शैक्षिक क्या हो जाएगा, विकास, वृद्धि, राष्ट्रगान, शिष्टाचार, खेल, डांस, चित्रकारी आदि गतिविधि का विकास। अतः बच्चे में ज्ञान, समझ, व्याख्या, अनुप्रयोग, विश्लेषण तथा सृजनात्मकता परिलक्षित होना चाहिए। यही क्या होता है कि CCC में व्यापक शब्द है। ठीक है, अगला देखेंगे मूल्यांकन। तो मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक ऐसा सोपान है जिसमें शिक्षक सुनिश्चित करता है कि उसके द्वारा की गई शिक्षण व्यवस्था तथा शिक्षण को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया कितनी सफल रही है। ठीक है, अब मूल्यांकन के प्रकार देखिएगा। तो ये फॉर्मेटिव, समेटिव और डायग्नोस्टिक। ठीक है ना। अब जैसे पहला है निर्माणात्मक या रचनात्मक, अगला है योगात्मक, और तीसरा है निदानात्मक। ठीक है ना, तो इसको समझते हैं। रचनात्मक में देखिएगा, पढ़ने के दौरान किया जाता है, बच्चों में अभिवृत्तियों तथा ज्ञान को कितना प्राप्त किया, है ना, ये देखा जाता है। और यह मूल्यांकन अध्याय के बीच में किया जाता है, मतलब किसी पाठ को पढ़ते के समय ही फॉर्मेटिव रचनात्मक मूल्यांकन किया जाता है। पाठ को पढ़ाने के साथ साथ क्या टीचर बच्चे को बीच बीच में पूछता है ना। और योगात्मक है ना, सम्मेटिव, तो इसमें यह पता किया जाता है कि बच्चे ने ज्ञान को किस सीमा तक प्राप्त किया, मतलब ये सबसे फाइनल में, सबसे लास्ट में किया जाता है ना, वार्षिक परीक्षा जिसको बोलते हैं। वो सबसे पूरा साल भर पढ़ें और एक बार अंत में उसका जो है देखेंगे कि बच्चा ने एक साल कितना सीख पाया है, उसका मूल्यांकन करना। ठीक है, निदानात्मक में क्या होता है कि जो पढ़ाई के दौरान असफल हो जाते हैं उन विद्यार्थियों को असफलता के कारण को जाना जाता है तथा उसको दूर करने के लिए उपचारात्मक या रिमेडियल टीचिंग का शिक्षण क्या है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके कारण को जानेंगे कि बच्चा क्यों नहीं सीख पा रहा है। जब कारण हमको पता चलेगा तो उसका फिर उपचार करेंगे, इसलिए उसको उपचारात्मक शिक्षण बोला जाता है। ठीक है ना। अगला देखिएगा, RTE राइट टू एजुकेशन 2009। ठीक है, तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 राज्य, परिवार और समुदाय की सहायता से 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुक्त और अनिवार्य गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करता है। ठीक है, अगला कॉलम है, अगला पॉइंट, यह अधिनियम वास्तव में 2005 के शिक्षा अधिकार विधेयक के संशोधित रूप है जो वर्ष 2002 में संविधान के 86वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21A 21 का के भाग 3 की मध्य से 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुक्त और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का क्या है, प्रावधान किया गया है। याद रखना है, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इस अधिनियम को 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में पारित किया गया, जो 1 अप्रैल 2010 को पूरे देश में लागू किया गया। ठीक है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का जो महत्व है इसको देखेंगे। तो यह अधिनियम पारित होने के बाद कक्षा आयु के अनुसार अधिक सजातीय है
6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्कूल तक क्या है कि शिक्षा देने पर जोर दिया गया। किसी प्रजातांत्रिक देशों में शिक्षित नागरिकों का महत्व होता है कि शिक्षा द्वारा ही अत्यधिक व्यवस्था को पूरा किया जा सकता है तथा जनशक्ति का हर स्तर पर विकास होता है। ठीक ना। आगे देखेंगे, अतः इन सब दृष्टिकोण से भी शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने का महत्व स्पष्ट हो जाता है। अगला देखेंगे, शिक्षा के अभाव में केवल समाज का बल्कि पूरे देश का विकास अवरुद्ध हो जाता है। अतः शिक्षा व्यक्ति, समाज, देश के लिए भी अति आवश्यक होता है ना। अगला देखेंगे, आरटीई एक्ट 2009 का लाभ श्रमिक बच्चे, बाल मजदूर, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे या ऐसे बच्चों को भी लाभ मिला जो सामाजिक, भौतिक, संस्कृति, आर्थिक, भौगोलिक या अन्य कारणों से क्या है वंचित रह जाते हैं। आरटीई एक्ट 2009 लागू होने के बाद बच्चों जो विद्यालय नहीं जाते हो या विद्यालय छोड़ चुके हो को प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्राप्त कर सकेगा। ठीक है। अब आरटीई एक्ट 2009 की जो कमियां हैं इसको भी देख लेते हैं। तो इस अधिनियम में 0 से 6 वर्ष तथा 14 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा की बात नहीं किया गया है। ठीक है, सबसे बड़ी कमी। और अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार समझौता के अनुसार 18 वर्ष के बच्चों को बच्चा माना गया है, जिसमें भारत सहित 142 देशों ने स्वीकृति प्रदान की है। फिर 14 से 18 वर्ष तक के बच्चों की बात नहीं की गया है ना, नहीं किया गया है। नोट में देखेंगे, एक शिक्षक को आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार एक सप्ताह में 45 घंटे का कार्य करना अनिवार्य है। ठीक है ना, याद रखना इसको। अब आगे देखते हैं, अधिगम अशक्तता या अक्षमता। ठीक है, लर्निंग डिसेबिलिटीज। ठीक है ना। अब इसमें देखिएगा, पहला अफेजिया। इसमें क्या होता है, भाषा एवं संप्रेषण अधिगम अशक्तता को अफेजिया कहा जाता है। जो इसमें जो छात्र पीड़ित होता है वह अपने विचारों की अभिव्यक्ति प्रदान करने में क्या होता है, उसे कठिनाई अनुभव होता है। ठीक है। डिस्फेजिया, तो मस्तिष्क में क्षति के कारण बातचीत करने में आंशिक या पूर्ण अक्षमता को क्या कहा जाता है, डिस्फेजिया कहा जाता है। ठीक है, एक एक पॉइंट ये सब इम्पोर्टेंट है ना। एलेक्सिया देखिएगा, तो मस्तिष्क में क्षति के कारण पढ़ने में अक्षमता को एलेक्सिया कहा जाता है। इसको विजुअल अफेजिया, ऐसे शब्द अनुबंधिता तथा पाठ्य अंधता कहा जाता है। ठीक है ना। अगला देखिएगा, डिसलेक्सिया, तो यह पठन विकार होता है। इसमें पीड़ित बच्चा बी को डी, वास को साव और यू को एन में क्या है अंतर नहीं कर पाता है। डिस्ग्राफिया, डिस्ग्राफिया क्या होता है, तो यह लिखने से संबंधित असक्ता है ना होता है। इस कारण हाथ, हथेली व उंगलियों से संबंधित गड़बड़ियां होता है तथा मस्तिष्क संबंधित गड़बड़ियों के कारण होता है। ठीक है। और डिसकैलकुलिया, तो इसमें क्या होता है, गणित के कैलकुलेशन हल करने में बच्चे को क्या है कठिनाई का अनुभव होता है। डिप्थीमिया, तो गंभीर तनाव की अवस्था को डिप्थीमिया कहा जाता है। डिसमोर्फिया, तो इसमें व्यक्ति को यह भ्रम हो जाता है कि शरीर के अंग छोटे या अपूर्ण है। वह अपने शरीर के अंगों का तुलना दूसरे से कहता है तथा इनका प्रतिकूल प्रभाव उसके अधिगम पर भी पड़ता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एक एक चीज़। अब अगला इकाई देखेंगे, विकास के पहलू को समझते हैं। ठीक है, तो गत्यात्मक कौशल में देखिएगा, शाला पूर्व वर्ष के बच्चों में गति, बल और सामान्य में वृद्धि के कारण विशिष्ट होते हैं। इस समय बच्चों को हड्डियां मुलायम एवं लचीली होती हैं। इसमें शारीरिक क्रियाओं में भाग लेते हैं, अतः अन्य बच्चों के साथ साथ अंतः क्रिया करते हैं तथा यही क्या है गत्यात्मक कौशल कहलाता है। अब कौशल की बात करें तो क्या होता है, स्थल क्रियात्मक कौशल और सूक्ष्म क्रियात्मक स्थल। ठीक है, दो टाइप में होते हैं। अब आगे देखेंगे कि जो स्थूल, सूक्ष्म और स्थूल है ना, तो इसमें चलना, दौड़ना, कूदना, उठना, चलना, परखना, बटन लगाना, चम्मच गिलास पकड़ना, आत्मविश्वास से चल पाना। ठीक है। और इसमें सूक्ष्म क्या होता है कि वस्तु को पकड़ना, पैरों के से प्रहार करना, स्वयं के हाथों से भोजन करना। ठीक है। अब संवेग की अगर बात करें तो देखिएगा, संवेग, प्रारंभिक संवेग क्या होता है, तो 4 महीने में बच्चा खुशी, दुख और चिड़चिड़ापन उसमें आ जाता है। 2 से 6 महीना में गुस्सा करना चालू कर देता है। प्रारंभिक 6 महीना में आश्चर्य और भय होना चालू कर देता है। अपनी छवि से संबंधित संवेग में देखेंगे तो 1 से 2 वर्ष में ईर्ष्या, शर्मिंदगी और सहानुभूति बच्चे के अंदर आता है और 2.5 साल तक शर्म, अपराध बोध और ग्लानि के
अंतर्गत इसमें संवेग देखने के लिए मिलता है। पहला देखते हैं रोना। तो नवजात शिशु के लिए दुनिया समाज में संपर्क बनाने के लिए रोना आवश्यक है। प्राथमिक रोना, तो रोना फिर रुकना फिर रोना, तो भूख से रोते हैं, ठीक है। और गुस्से में रोना, तो यह प्राथमिक रोने से भिन्न होता है, इसमें ज़्यादा आवाज़ फेंक के क्या है बच्चा रोता है। दर्द में रोना, तो अचानक बहुत जोर से देर तक रोना, तो ये क्या है दर्द में रोना के अंतर्गत आता है। भाषण देखेंगे तो उद्दीपन में नहीं होता, जन्म के बाद सोते समय नींद में ये होता है ना। रिफ्लेक्टिव जो स्माइल होता है ना। सामाजिक मुस्कान में देखिएगा बाहर से उद्दीपन प्रक्रिया में होती है या 2 से 3 माह के बाद विकसित होता है, ठीक है। अब अगला इकाई देखेंगे सीखना एवं संज्ञान का विकास, ठीक है। तो अधिगम सीखना, लर्निंग सीखना सार्वभौमिक अनुभव है। शिशु जन्म से ही सीखना प्रारंभ कर देती है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है, ठीक है। सीखने का प्रकार देखिएगा तो अभिग्रहण एक्विजिशन से सीखते हैं, अन्वेषण है ना, अन्वेषण से सीखते हैं, रटना मतलब बैंक प्रणाली से भी सीखते हैं, अर्थपूर्ण सीखना, इस क्या सीखने के कुछ प्रकार हैं, ठीक है। अब सीखना अधिगम की विशेषता देखेंगे तो अधिगम निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, अधिगम जन्म से जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, अधिगम सामाजिक प्रक्रिया है, अधिगम मानसिक प्रक्रिया है, अधिगम समस्या समाधान की प्रक्रिया है, अधिगम खोज की प्रक्रिया है, अधिगम सार्वभौमिक प्रक्रिया है, अधिगम व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया है। सारी इसकी सीखने का जो है विशेषताएं हैं, ठीक है। अब अर्थ निर्माण भी अधिगम कहलाता है, ठीक है। अब आगे देखेंगे अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, तो व्यक्तिगत कारक होता है और पर्यावरणीय या फिर सामाजिक कारण। तो व्यक्तिगत में शारीरिक मानसिक दशा, बुद्धि, पाठ्यक्रम व्यवस्था, ध्यान और क्षमता। पर्यावरणीय में क्या होता है, पर्यावरणीय वातावरण, प्राकृतिक अनुवंशिकता, कक्षा का परिवेश, सामाजिक संस्कृति का वातावरण, समूह अध्ययन, ग्रुप स्टडी, अभ्यास एवं परिमाप की तुलना, ठीक है, परिमाण पर बल। अब बच्चे कैसे सीखते हैं देखेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। बच्चे कैसे सीखते हैं, तो सीखना आसान या सीधा प्रक्रिया नहीं है बल्कि जटिल तथा बहुआयामी प्रक्रिया जो निरंतर चलता रहता है, ठीक है। विषय वस्तु को रटकर याद करने को अधिगम सीखना नहीं कहा जाता बल्कि ज्ञान को समझकर व्यवहारिक प्रयोग कर पाना ही क्या होता है, सीखना होता है। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही क्या है, सीखना है। अमूर्त सीखना भी सीखना है। विचार विमर्श करना, लेखन के जरिए अभिव्यक्त करना भी सीखना कहलाता है। स्कूल के बाहर तथा भीतर दोनों जगह सीखने की प्रक्रिया क्या है, चलता रहता है। सीखना एक उचित गति में होना चाहिए जिसमें विद्यार्थी चीज़ों को नष्ट रटे ना, है ना, बल्कि समझकर आत्मसात कर ले। बच्चों की प्राथमिक पाठशाला जो होता है परिवार होता है, तब माता पिता को अगोमुखी भूमिका निभाना चाहिए, ठीक है। बेहद इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों ये सब ना। आगे बात करें तो बच्चों का नहीं सीख पाने का क्या कारण है, ठीक है, इसको भी ध्यान में रखना। विद्यालय का परिवेश या वातावरण, तो विद्यालय का वातावरण बाल केंद्रित होना चाहिए। शिक्षक एवं विद्यार्थी दोनों की पढ़ाई के प्रति क्या है, अभिप्रेरित होना बहुत जरूरी है। परिवार व वातावरण, परिवार बालक का प्रथम पाठशाला है अतः बालक की सीखने की जो गति है परिवार पर ही निर्भर करता है, ठीक है। अभ्यास की कमी, तो बच्चे विषय वस्तु को अभ्यास की कमी की वजह से भी भूलने लगते हैं। जिज्ञासा की कमी, तो जिज्ञासा की कमी की वजह से भी बच्चा क्या है कि सीखने की गति में अवरुद्ध उत्पन्न होता है। प्रेरणा या मार्गदर्शन का अभाव, ठीक है, इसकी वजह से भी बच्चे नहीं सीख पाते हैं। आगे देखेंगे बच्चों के सीखने के नियम व सिद्धांत, तो मनोवैज्ञानिक थर्नडाइक के 3 नियम प्रतिपादन किया है जो सीखने के लिए महत्वपूर्ण सिद्धांत है। तत्परता का नियम है ना, तो यदि बालक सीखने के लिए तत्पर रहेगा तो ही जल्दी सीख पाएगा। अभ्यास, प्रैक्टिस, अभ्यास का नियम, तो यदि कोई बालक कोई कार्य को बार बार करता है ना, तो वह उस कार्य को जल्दी से सीख लेता है। संतोष या प्रभाव का नियम, तो परिमाण है ना, परिणाम रिजल्ट से संतुष्टि मिलता है तो बच्चा क्या है कि जल्दी सीखता है, ठीक है ना। अगला देखेंगे अभिप्रेरणा और सीखना, तो अभिप्रेरणा क्या है, किसी कार्य को करने की इच्छा क्या कहलाता है, प्रेरणा कहलाता है। वे अभिप्रेरणा एक आंतरिक शक्ति है जो हमारे सीखने के लिए उद्दीपक का कार्य करता है। अभिप्रेरणा का तत्व को देखते हैं तो अभिप्रेरणा 2 प्रकार का होता है, सकारात्मक अभिप्रेरणा और नकारात्मक अभिप्रेरणा। सकारात्मक अभिप्रेरणा क्या है, तो कार्य को करने की इच्छा शक्ति स्वयं से जागृत होता है तो वह सकारात्मक अभिप्रेरणा कहलाता है जिससे बालक को सुख और संतोष प्राप्त होता है। नकारात्मक अभिप्रेरणा क्या होगा, किसी कार्य को करने के लिए दूसरों की इच्छा से या किसी बाह्य व्यक्ति के कारण प्रेरित होते हैं तो यह नकारात्मक अभिप्रेरणा
के अंतर्गत आता है। अब अभिप्रेरणा के प्रकार देखेंगे तो ये भी दो प्रकार का होता है, आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा क्या है कि वह आंतरिक शक्ति जो व्यवहार को उत्तेजित करती है, यह आंतरिक अभिप्रेरणा कहलाता है, जैसे भूख, प्यास, नींद, प्यार। ठीक है। बाह्य अभिप्रेरणा यह पहले से निर्धारित उद्देश्य जिसे प्राप्त करना व्यक्ति का उद्देश्य हो, है ना, बाह्य अभिप्रेरणा कहलाता है। उदाहरण के लिए देख सकते हैं आत्मसम्मान, रुचि, इच्छा, सामाजिक जो है भूमिका। सीखने अधिगम में अभिप्रेरणा का जो है क्या महत्व है इसको समझेंगे तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अभिप्रेरणा छात्रों में क्या जिज्ञासा उत्पन्न करता है, सीखने में अभिरुचि को क्या है बढ़ाता है, यह छात्रों को लक्ष्योन्मुखी बनाता है, यह छात्रों को सीखने के लिए आंतरिक ऊर्जा क्या है प्रदान करता है। ठीक है। अगला देखेंगे विविध धारणाओं की समीक्षा, तो व्यवहारवादी, रचनावादी, सामाजिक संकल्पनाएं और या फिर संज्ञान क्या है तो इसको समझते हैं। तो सीखने के 3 मॉडल होते हैं, एक बैंकिंग मॉडल, प्रोग्रामिंग मॉडल, ठीक है, और एक है रचनावादी मॉडल। तो इसको समझेंगे एक एक करके। बैंकिंग मॉडल क्या है तो सीखने के बैंकिंग मॉडल में यह उम्मीद की जाती है कि वह पढ़ाए गए प्रश्नों का उत्तर उगलने की क्षमता का उपयोग करे। जैसे पहाड़ा में दो के पहाड़ा में सिद्धांत में क्या है उसको रटाना बैंकिंग मॉडल कहलाएगा, है ना। और प्रोग्रामिंग मॉडल क्या है कि सीखने के प्रोग्रामिंग मॉडल के अनुसार सीखने का मतलब निर्देशों की एक श्रृंखला होती है जिससे वे याद करके पालन किया जाता है। इस मॉडल में माना जाता है कि सीखना जो है टुकड़ों में होता है, अर्थात तोड़ तोड़ करके सिखाते हैं। उदाहरण के लिए देखेंगे जैसे इसको जोड़ना सिखाना है तो हम एक को टुकड़ों में जोड़ेंगे, है ना, ऐसे करके हम तोड़ तोड़ करके सिखाते हैं। ये भी क्या है प्रोग्रामिंग एक सिस्टमेटिक तरीके से चलता है, एक श्रृंखला के अनुसार चलता है कि एक के बाद 2 आएगा तो 2 ही आएगा, है ना, इस टाइप से। अब आगे देखेंगे रचनावादी या संरचनावादी मॉडल। तो सीखने के रचनावादी मॉडल में सीखने वाले को सीखने की प्रक्रिया में एक सक्रियकर्ता अर्थात आसपास के भौगोलिक और सामाजिक परिवेश को जानने के लिए सक्रिय कोशिश में जुटा हुआ है ना, अर्थात यह रचनावादी मॉडल के अंतर्गत आएगा, है ना। उदाहरण के लिए देखेंगे यदि एक बच्चा त्रिभुज की संकल्पना को सीख रहा है तो 3 कागज के टुकड़ों से त्रिभुज बनाएगा तथा वह त्रिभुज की संकल्पना सीख सकता है ना, उसको आसानी से समझने में आसानी होगा। ठीक है। अब अगला देखेंगे जो है पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, है ना, यह जो है इन्होंने 4 अवस्थाएं दिया है ना। अब इसको देखेंगे जो 0 से 2 वर्ष है संवेदी अवस्था, है ना, इसमें रोना आ जाएगा। 2 से 7 वर्ष तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। 7 से 11 तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और 11 से ऊपर तो अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है। अब इसमें सब अवस्था में आपको की पॉइंट क्या रखना है कि संवेदी पेशक में प्रेरक अवस्था में क्या होता है कि बच्चा रोता है, केवल माँ बाप पर आश्रित होता है। ठीक है। 2 से 7 वर्ष पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मतलब कि इसमें भाषा बच्चा सीख जाएगा। 7 से 11 इसमें गणित कार्य करना चालू कर देगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। अमूर्त में फिर अमूर्त चिंतन करना जो है बच्चा प्रारंभ कर देगा। ठीक है। अब इसमें देखेंगे तो 0 से 2 वर्ष संवेदी गामक अवस्था, है ना, तो मानसिक क्रियाएं इंद्रियां जनित गामक क्रियाओं से उत्पन्न होता है। भूख लगने पर बालक क्या है कि रोकर व्यक्त करता है। इस अवस्था में बच्चा आंख का नाक से भी सोचता है। जिन वस्तुओं को बालक देखता है उन्हीं पर क्या है अस्तित्व होता है। इस अवस्था में जो है बालक अनुकरणीय होते हैं। इस उम्र में बालक की बुद्धि उसके कार्यों पर क्या है व्यक्त करता है। ठीक है। उदाहरण के लिए देखेंगे चादर पर बैठा शिशु चादर पर पड़ा खिलौने को चादर को खींचकर प्राप्त कर लेता है। स्मृति तथा मानसिक निरूपण से संबंधित अवस्था होता है। संवेदी क्रियात्मक उपकरण आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, हाथ, पैर, ये सारी चीजें उसके संवेदी गामक क्या है क्रियाओं इसी के द्वारा करता है। ठीक है। अब 2 से 7 वर्ष में देखेंगे तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तो परिवेश की वस्तु की पहचान तथा विभेद कर पाना, भाषा का विकास अवस्था, है ना, स्थायित्वता का गुण बच्चे में आ जाता है इस उम्र में। अब 7 से 11 का देखेंगे तो 7 से 11 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तो वस्तु को पहचानना, विभेद कर पाना, वर्गीकरण करने का जो है क्षमता विकसित हो जाता है। लंबाई, भार, अंक, प्रत्यय, चिंतन कर पाता है। चिंतन क्रमबद्ध एवं तर्क संगत में
विकसित हो जाता है इसमें। भाषा विकास तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ही शुरू हो जाता है, परंतु मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में भाषा का पूर्ण विकसित होता है। पर्यावरण के साथ अनुकूल के लिए नियमों को क्या है, सीख लेता है। अब 11+ में देखिएगा अमूर्त या औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। तो इसमें क्या होता है कि अमूर्त चिंतन का जो है विकास हो जाता है, निर्णय ले पाना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, अच्छी तरह से सोच पाना, समस्या समाधान कर पाना, अमूर्त नियमों का निर्माण कर पाना, ऐसे जो है कौशल इस उम्र तक विकसित हो जाते हैं। ठीक है, अब कोल्हर वर्ग के नैतिक का सिद्धांत को समझते हैं। तो कोल्हर वर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था उन्होंने। नैतिक विकास को 3 अवस्थाओं में बांटा था। पूर्व परंपरागत नैतिक स्तर, है ना, या आत्म अभिरुचि का पुरस्कार। तो ये कितने वर्ष है, तो 4 से 10 वर्ष है। परंपरागत नैतिक स्तर तो ये 10 से 13 वर्ष। उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर तो ये 13 से ऊपर का जो उम्र होता है। अब इसमें समझेंगे पूर्व परंपरागत नैतिक स्तर क्या होता है, जो 4 से 10 साल के लिए रहता है। तो इसमें दंड तथा आज्ञा पालन। तो नैतिक का ज्ञान बच्चा में होता है, आज्ञा का पालन करना है, नहीं तो उसे दंड दिया जाएगा। ठीक है, आत्म अभिरुचि तो बालक कार्य करने में रुचि का महत्व को देता है। परंपरागत नैतिक जो है स्तर तो 10 से 13 वर्ष का होता है। अब इसको देखेंगे तो इसमें अधिकार, संरक्षण, अभिमुखता, है ना, लॉ एंड ऑर्डर, इसमें बनाए गए नियमों के प्रति क्या है, जागरूक होते हैं। अच्छा लड़का या अच्छा लड़की का इस अवस्था में सम्मान की भावना होती है, अर्थात बालक बालिका का सम्मान पाना चाहता है। और उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर जो 13 से ऊपर साल का होता है, तो इसमें 13 से अधिक आयु में होता है, ये विकास होता है। ठीक है, अब वाइगोस्की का सामाजिक विकास का सिद्धांत देख लेते हैं। ठीक है ना, अब इसको देखेंगे। वाइगोस्की के अनुसार समाज में घुलने मिलने में बालक विभिन्न प्रकार का विकास होता है। वाइगोस्की के अनुसार सामाजिक अंतःक्रिया जो है का विकास होता है ना। अब निकट समीपस्थ विकास का क्षेत्र ZPD, है ना, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो समीप में स्थित समाज के व्यक्ति को देखकर सामाजिक अंतःक्रिया से सीखता है, या निकट विकास का क्षेत्र जो है कहलाता है। अब स्केप फोल्डिंग देखिएगा। तो स्केप फोल्डिंग का अर्थ होता है सहारा देना। बच्चा एक समस्या समाधान करता तथा वैज्ञानिक अनुसंधान करता या फिर अन्वेषण करता होता है। समस्या समाधान देखिएगा। समस्या समाधान वह प्रक्रिया जिसमें तार्किक चिंतन निहित होता है। समस्या हमारे दैनिक जीवन में आते हैं, यह हमारे जीवन का अभिअंग होता है। समस्या समाधान करने की जो विधियां देखिएगा, अन्वेषण विधि, कलन, है ना, एल्गोरिदम आदि, है ना, और मध्यमान अंतः विश्लेषण विधि। समस्या समाधानकर्ता बनाने का उद्देश्य देखिएगा। तो बच्चों को सक्षम बनाने के लिए, बच्चों का चिंतन तथा तर्क गुण विकसित करने के लिए, बच्चों के आंतरिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करने के लिए। ठीक है, आगे देखेंगे। तो समस्या समाधानकर्ता बनने के स्टेप क्या है। तो बच्चों के सामने छोटी समस्याएं रखना चाहिए, समस्या समाधान करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, किए गए समस्या समाधान का परीक्षण भी करना चाहिए। अगला है सीखने की प्रक्रिया में बच्चा द्वारा की गई गलतियां जो है सीखने की प्रक्रिया का एक सार्थक पद है, इससे समझना। ठीक है, तो गलतियां सीखने का एक प्रतीक है। अगर बच्चा सीखेगा तो गलती करेगा। शैक्षणिक महत्व देखेंगे। तो एक शिक्षक को बच्चे के सामने विभिन्न प्रकार का सहायक शिक्षण सामग्री रखकर समस्या समाधान करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, तब उनमें गलतियां होना जो है निश्चित होगा, तभी बच्चा उसको स्थायी तौर पर सीख पाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे। बच्चों का वैकल्पिक अवधारणाओं को सीखना अधिगम, है ना। तो इसमें व्यवहारवादी देखेंगे। थर्नडाइक का प्रयास त्रुटि का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत है, और समायोजनवाद का सिद्धांत। अगला है पावलोव का शारीरिक शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशन का सिद्धांत, और कोहलर, कोपका, वर्दीमर, है ना। तो इनमें कार्टलेविन का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ये सारी चीज़ें सिद्धांत जो है इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आपको नाम याद रखना है। ठीक है ना। थर्नडाइक का देखते हैं प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। तो थर्नडाइक ने यह सिद्धांत प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। थर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत में एक बिल्ली का प्रयोग किया था। बिल्ली को एक संदूक में रख कर संदूक का दरवाजा खोलने के लिए चटकनी की व्यवस्था किया था। संदूक से बाहर मछली का टुकड़ा रख दिया था। मछली के टुकड़े के लिए हड़बड़ाई तथा उसका पंजा जो है लीवर पर
पड़ता है ना, और दरवाज़ा खुल जाता है। अगले दिन पुनः उसने प्रयास किया लेकिन समय आधा लगता है। ठीक है, थॉर्नडाइक के अनुसार यह सिद्धांत व्यक्ति की गलतियां कर सकता है, लेकिन बार बार प्रयास करने से क्या है कि बच्चा फिर सीख सकता है। ठीक है, शैक्षणिक महत्व में क्या होगा कि बार बार के अभ्यास से बालक की आदतों का विकास किया जा सकता है, जिसमें बालक भी सीख जाएगा, और गलतियां सीखने की प्रक्रिया में ही होती है। ठीक है, अब अगला देखेंगे पावलोव वाटसन शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत या अनुबंधन अनुक्रिया, क्लासिकल कंडीशन। तो पावलोव ने कुत्ते का प्रयोग किया था, जिसमें उसने लार ग्रंथि का ऑपरेशन कर दिया था। शैक्षणिक महत्व क्या है कि बच्चे के अंदर संवेग उत्पन्न कर सकते हैं, भय, क्रोध, स्नेह, खुशी, घृणा, आश्चर्य, है ना, अभिवृद्धि का विकास किया जा सकता है। ठीक है, स्किनर का सक्रिय अनुबंधन, है ना, का सिद्धांत देखिएगा, क्रिया प्रसुप्त अनुबंधन। तो स्किनर ने अपने प्रयोग में चूहे का प्रयोग किया था। उन्होंने चूहों को एक बॉक्स में डाल दिया था, उस बॉक्स को स्कैनर कहते हैं। उस बॉक्स में एक छोटा सा मार्ग था जिसमें एक लीवर लगा हुआ था। लीवर का संबंध एक प्याली से था। लीवर को दबाने से एक कट की आवाज आती थी और प्याली से भोजन आ जाता था। शैक्षणिक महत्व देखेंगे तो सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत में पुनर्बलन को ज्यादा महत्व दिया गया। पुनर्बलन मतलब दंड, पुरस्कार, परिणाम, भय, क्रोध, अभिप्रेरणा इत्यादि, ये सारे क्या है पुनर्बलन में हो सकते हैं। ठीक है ना। अब गेस्टाल्टवादी सिद्धांत तो कोहलर, कोपका, वर्दीमर, कर्ट लेविन का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या सूर्य का सिद्धांत। तो कोहलर ने एक चिंपैंजी को अपने कमरे में बंद कर दिया था। उसने कमरे में 3-4 खाली बॉक्सेस थे। कमरे के छत पर सीलिंग में केला टंगा दिया था। जब चिंपैंजी को जो है भूख लगता था तो उसने बॉक्स को एक के ऊपर एक रखा, उस केले को प्राप्त कर लिया। शैक्षणिक महत्व देखेंगे, पाठ्यक्रम निर्माण अंतर्दृष्टि को ध्यान में रखते हुए